हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये वीडियो EHD 06 या फिर BHDE 106 के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न और उनके उत्तर बताऊंगी जिनके की एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। तो इसमें मैं आपको प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप हैं, उनका वर्णन कीजिए, ये वाला प्रश्न बताऊँगी। और उससे पहले मैं आपको एक बार इम्पोर्टेंट प्रश्न बता देती हूँ। पहले मैंने वीडियो ऐसे डाला होगा, लेकिन एक बार फिर से जो भी इस साल के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है मैं वो आपको दिखा देती हूँ। इसमें यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो इस बार एग्जाम में आ सकते हुए, हिंदी भाषा के विकास पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट है हिंदी भाषा के महत्व को समझाइए। हिंदी के प्रचार और प्रसारण उसका वर्णन कीजिए। हिंदी के प्रचार प्रसार में जो यांत्रिक उपकरण है उनका क्या योगदान है उनके बारे में बताना है। एक प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं राजभाषा क्या है, या फिर अलग से जैसे छोटे वाले प्रश्न पूछते हैं ना जो आपको 100 शब्दों में लिखने होते हैं, वो राजभाषा क्या है, राष्ट्रभाषा क्या है, फिर संपर्क भाषा के रूप में हिंदी क्या है वो बताइए। या आपसे पूछ सकते हैं प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में हिंदी के बारे में बताना, टिप्पणी लिखनी है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी वो बतानी है। तो ये छोटे प्रश्न, पांचवा छठा प्रश्न है ना, ये इसमें छोटे प्रश्न में से आपके आते हैं। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बड़ा प्रश्न आता है, प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप बताइए। हिंदी का मानकीकरण, हिंदी के मानकीकरण पर टिप्पणी लिखिए, ये प्रश्न आता है। हिंदी की प्रमुख बोली व उपभाषाएं हैं उनके बारे में पूछा जाता है। हमारी जो एक लिखित भाषा और मौखिक भाषा होती है ना, लिखित भाषा को बोलचाल की भाषा कहा जाता है, तो बोलचाल की भाषा व लिखित भाषा में ये है क्या और इनके बीच में जो अंतर है वो बताना है। भाषा परिवार, विश्व के भाषा परिवार के बारे में बताना है। शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का वर्णन कीजिए। हिंदी के जो क्षेत्रीय रूप है वो बताने हैं। हिंदी की संवैधानिक स्थिति यानी कि संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है उस पर आपको लिखना है। भाषा प्रौद्योगिकी क्या है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी का सवाल पर भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, आप देख सकते हैं पुराने पेपर उठा के, उनमें कई बार इस पे पूछा गया है। पाली, प्राकृत व अपभ्रंश भाषा का संक्षिप्त परिचय दीजिए, या फिर पाली क्या है, प्राकृत या अपभ्रंश भाषा, इन पे छोटा प्रश्न पूछ सकते हैं। हिंदी का आदिकाल, मध्यकाल और जो आधुनिक काल है ना उनके बारे में छोटा जो था ना 100 शब्दों में प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। हिंदी भाषा का जो विकास का आंसर इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसी में आपका आधुनिक काल और ये जो मध्यकाल आदिकाल है ये तीनों कवर हो जाएंगे। तो इनके सारे आंसर कुछ वीडियो मैंने डाल रखा है इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर के, और बाकी जो बचे हुए प्रश्न जिनके मैंने पहले वीडियो नहीं डाले उसके मैं आगे अभी 2-4 दिन में डाल दूंगी, तो आप लोगों के एग्जाम के लिए अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर देखना। ये प्रश्न हमारा कि प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों का वर्णन कीजिए, या फिर विविध रूप है उनका उल्लेख कीजिए। प्रयोजन मूलक हिंदी है क्या, सबसे पहले हम यही देखेंगे कि प्रयोजन मूलक हिंदी है क्या। प्रयोजन का मतलब क्या होता है, कोई भी उद्देश्य है। प्रयोजन मूलक का शब्दार्थ है, प्रयोजन मतलब उद्देश्य और मूलक यानी कि उससे जुड़ा हुआ, यानी कि उद्देश्य से जुड़ा हुआ या फिर उससे संबंधित। अतः प्रयोजन मूलक शब्द का तात्पर्य है किसी उद्देश्य से संबंधित होना। इसका आशय है कि भाषा का काम ना सिर्फ बोलचाल के लिए काम में आती है, भाषा काम ना सिर्फ बोलचाल का बल्कि क्या इसके और भी कई काम होते हैं। भाषा का मतलब ये थोड़ी ना हमने कुछ लिख लिया, हमने कुछ बोल लिया, बस यही काम है, नहीं, भाषा के और भी बहुत सारे काम है, वही काम प्रयोजन मूलक हिंदी करती है। प्रयोजन मूलक हिंदी का मतलब है हिंदी भाषा का उद्देश्य यानी प्रयोजन क्या है, यानी कि इनके क्या क्या उपयोग किए जा सकते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप कौन कौन से हैं। हिंदी भाषा के प्रमुख प्रयोजन निम्नलिखित है, यानी कि हिंदी भाषा के उद्देश्य यानी कि इसके कार्य जो है वो निम्नलिखित है। पहला है वाणिज्य व व्यापार के क्षेत्र में हिंदी। अब इसमें जो ये टॉपिक दिए गए ना हिंदी के रूप प्रयोजन मूलक रूप में, तो ये आपसे एक तो ये बड़ा प्रश्न आएगा तो आपको ये आंसर लिखना है, और अगर छोटे प्रश्न आएंगे, छोटा प्रश्न इस तरह से पूछ सकते हैं, वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी, बस इतना लिख देंगे और आपसे लिखेंगे इसके ऊपर आपको लिखना है 100 शब्दों में। तो आप वो छोटे छोटे जो टॉपिक आते हैं ना वो भी आपके अच्छे से एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो कवर हो जाएंगे, तो ये ध्यान से पढ़िएगा। वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी। व्यापार व वाणिज्य का क्षेत्र सभी सामाजिक वर्गों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे किसी ना किसी रूप में सारे के सारे वर्ग जुड़े रहते हैं। जैसे हिंदी काफ़ी समय से हमारी संपर्क भाषा है, इसलिए व्यापार व वाणिज्य क्षेत्र में यह संपर्क के
तो व्यापार व वाणिज्य के क्षेत्र में संपर्क की इसमें सर्वाधिक जरूरत पड़ती है। अतः इसमें हिंदी की शब्दावली व जो बातें होते हैं उनका ढंग अलग ही होता है। आजकल तो व्यापार व वाणिज्य में अंग्रेजी के बढ़ते प्रभाव के कारण हिंदी की शब्दावली में भी अनेक अंग्रेजी शब्दों का विकास हुआ है, यानी कि हिंदी में भी बहुत सारे अंग्रेजी शब्द जुड़ गए हैं। जैसे कि लेखाकरण प्रणाली द्वारा समस्त वित्तीय कार्य व्यापारों का लेखा, जो बही खाते होते हैं ना, उनमें रिकॉर्ड कर लिया जाता है। लेखाकरण में दर्ज सारे जो लेन देन के काम हो गए, बिल, बीजक, रसीद, कैश मेमो आदि के रूप में लिखित प्रमाण उपलब्ध होने चाहिए। इस भाषा में बहियां, लेन देन, बीजक, परंपरागत व्यापार वाणिज्य के शब्द और भी ये जैसे रिकॉर्ड हो गया, बिल हो गया, कैश मेमो, ये सारे के सारे जो ऊपर ये वाक्य दिया गया था ना, इसमें ये अंग्रेजी शब्द हैं। इसी प्रकार चांदी टूटी, गिन्नी उछली, इस प्रकार की भाषा व्यापार वाणिज्य के लिए इस्तेमाल में होती है। अब सीधा लिख दें कि चांदी का भाव गिर गया, गिन्नी का भाव बढ़ गया, ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भाषा का चमत्कारिक प्रयोग करते हैं इसमें व्यापार में कि चांदी टूटी, गिन्नी उछली। इस प्रकार की भाषा व्यापार वाणिज्य में इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी क्या है? ये भी एक टिप्पणी के रूप में भी प्रश्न पूछा जाता है। भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान और चिंतन परंपरा प्राचीन काल से ही विकसित रही है, पर मध्यकाल में इसमें स्थिरता रही। और वैज्ञानिक जो थे वो लेखन, संस्कृत, उन्होंने क्या जो अपना लेखन लिखा था ना, यानी कि अपना साहित्य लिखा था, वो संस्कृत में तो लिखा पर हिंदी में नहीं लिखा। इसके बाद आधुनिक युग में जब पश्चिमी विज्ञान व प्रौद्योगिकी के संपर्क में आने से हिंदी में विज्ञान की शब्दावली आने लगी ना, उसमें विज्ञान की शब्दावली में संस्कृत के साथ साथ भी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक शब्द भी जुड़ गए, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैलोरी आदि। ये सारे के सारे शब्द भी संस्कृत के साथ हिंदी में ऐड होते गए। जैसे ये एक वाक्य दिया गया, ऊष्मा अपने आप किसी ठंडे पदार्थ से गर्म पदार्थ की ओर नहीं बहती है, यह ऊष्मा की गति का दूसरा नियम। अब यहाँ पे जो बहती लिखा है ना, यहाँ इस कथन में ऊष्मा का बहना आम बोलचाल का वाक्य जैसे जल पानी बहता है ना, वो नहीं है, कोई भी लिक्विड चीज बहती वो नहीं है, बल्कि विशिष्ट व सुनिश्चित अर्थ में इस्तेमाल हुआ, यानी कि विज्ञान का शब्द बहना। नेक्स्ट, कार्यालयी हिंदी, यानी कार्यालय में हिंदी का कैसे प्रयोग किया जाता है? इसका मतलब है प्रशासनिक कार्यों यानी सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों के कामकाज के रूप में हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है। पहले भारत में अंग्रेजों ने अंग्रेजी को राजभाषा बनाया था। उसके पहले मुगल शासक थे, वो फारसी भाषा को महत्व देते थे, परंतु जब हमें आज़ादी मिली ना, तो उसके बाद हिंदी राजभाषा बन गई और सारा का सारा जो राजकाज है ना और जो प्रशासनिक कार्यालयों का काम है वो हिंदी भाषा में किया जाने लगा। कार्यालयी हिंदी भाषा सरल व स्पष्ट होती है। इसमें एक औपचारिकता की झलक भी देखने को मिलती है। जैसे कार्यालय में लिखे गए पत्र में कार्यालय का क्या नाम लिखेंगे, पत्र की संख्या रहेगी, अधिकारी जो होता है ना उसका पद नाम लिखेंगे कि वो भी वो अधिकारी को क्या करता है, क्या कौन सा अधिकारी वो उसका लिखेंगे, पद के नाम आदि सभी को औपचारिकता के साथ दर्शाया जाता है। और इसमें कर्तव्यवाचक की जगह कर्मवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे विचाराधीन, निर्देश हुआ है, सूचित किया जाता है, ये सब सारे के सारे कर्मवाचक शब्द है, उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये कार्यालय में इस तरह से हिंदी इस्तेमाल होती है। विधि यानी कि कानून के क्षेत्र में हिंदी, ये भी इसका हिंदी का एक प्रयोजन है कि कानून के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग किया जाता है। ब्रिटिश काल में विधि या कानून के रूप में कचहरी की भाषा पहले उर्दू थी, परंतु आज़ादी के बाद हिंदी जब राजभाषा के रूप में विकसित हुई तो धीरे धीरे न्याय व विधि के क्षेत्र में भी हिंदी को अपनाने के लिए प्रश्न उठने लगे और यह भाषा विधि के लिए चुन ली गई। विधि की भाषा अत्यंत सतर्क व सुनिश्चित होती है, क्योंकि इसमें जो लिखा जाता है वह समझने में बिल्कुल सीधा होना चाहिए। यानी कि कानून की भाषा में कोई चीज़ लिखी गई ना, उसके दो अर्थ नहीं हो सकते, उसका वही अर्थ होगा जो लिखा गया है। जैसे कि उपखंड, पुनः स्थापित, पारित, प्रख्यापित, उपविधि आदि शब्द सामान्य तौर पर अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त नहीं होते हैं। इसमें कर्मवाचक शब्दों पर जोर दिया जाता है। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी, इसकी विशेषता, इसकी विशेष शब्दावली होती है। इसमें राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र व इतिहास आदि विषय आते हैं। इसकी शब्दावली विशेष अर्थ वाली यानी कि विशिष्ट अर्थ की होती है, जैसे राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद, पूंजीवाद, साम्राज्यवादी, मार्क्सवादी, मार्क्सवाद, ये सारे के सारे शब्द एक विशेषता लिए होते हैं। ये सामाजिक विज्ञान में हिंदी का काम है। संचार माध्यमों में हिंदी, अभी के संचार के जो साधन होते हैं ना उनके माध्यमों में हिंदी, ये भी कई बार टिप्पणी जो आपका प्रश्न पूछा जाता है 100 शब्दों में जो लिखना होता है उसमें पूछा जाता है संचार माध्यमों में हिंदी, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं और प्रयोजन मूलक हिंदी में भी लिखेंगे।
संचार माध्यम जैसे पत्र पत्रिकाएं व इलेक्ट्रिक जो मीडिया होता है ना, वो संचार साधन होते हैं। इनमें भाषा लिखित व मौखिक होती है। इन दोनों संचार माध्यमों का उद्देश्य समाज के साथ संप्रेषण करना होता है। समाचार पत्र सभी वर्गों, बुद्धिजीवियों, व्यवसायियों व किसान, श्रमिक सभी लोगों के बीच में क्या है, सब लोगों के बीच में ये प्रसिद्ध होते हैं। सब लोग इनको पढ़ते हैं, इनको सुनते हैं। अतः इनकी भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। इसी प्रकार संचार माध्यमों की जो विषयगत सीमा कोई नहीं होती है, परंतु फिर भी इनकी सरलता बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे अखबार में जद, भाजपा, बसपा आदि काफ़ी शब्द मिलते हैं। लोगों को सुनकर समझने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, परंतु लिखा हुआ पढ़कर आसानी से समझा जा सकता है। अगर जैसे कुछ सुनते हैं ना हम चीज़, तो फिर उसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर हम लिखा हुआ पढ़ते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं होती समझने में, वो आसानी से पढ़ा जा सकता है। ताकि इसीलिए हमें जो लिख के दे रहे ना वो सही और स्पष्ट शब्दों में लिखना चाहिए ताकि संप्रेषण में दिक्कत ना हो। विज्ञापन के क्षेत्र में हिंदी किस तरह से काम करती है? विज्ञापन का क्षेत्र संचार माध्यमों से जुड़ा है। हम आज हर प्रकार के विज्ञापन देखते हैं, जैसे टीवी पर, दीवारों पर, रेडियो पर और समाचार पत्र पत्रिकाओं में। विज्ञापन के 3 रूप हैं। जो दृश्य हो गए ना वो वाले विज्ञापन, श्रव्य विज्ञापन, मुद्रित विज्ञापन। विज्ञापनों की भाषा आकर्षक व स्पष्ट, असरदार होनी चाहिए ताकि जो लोग के विज्ञापन देखें ना, तुरंत ही जिस चीज़ का हम विज्ञापन कर रहे हैं वो चीज़ उस चीज़ की तरफ आकर्षित हो, तुरंत वो चीज़ खरीदने के लिए उत्सुक हो जाए। जैसे कि एक टॉफ़ी देख के, टॉफ़ी का इस तरह से, टॉफ़ी या चॉकलेट का इस तरह से ऐड करते हैं ना कि बच्चा वो चीज़ लेने की जिद करने लग जाता है कि भाई मुझे तो ये लेनी ही लेनी है। जैसे अब एक हॉकिंस का विज्ञापन है, वो देखिए। अब हॉकिंस के विज्ञापन में लिखते हैं, हॉकिंस लाइए और 80% ईंधन खर्च बचाइए, जरूरत ऐसी कि भारतवर्ष को भरोसा। फिर इन्होंने लास्ट में लिख दिया 1 करोड़ से ज़्यादा कुकर बिके। भले ये शुरू किया था, ऐड उन्होंने शुरू किया, अपना कुकर आया था तो उस टाइम उनके भले 1000 बिके हों तो भी उन्होंने 1 करोड़ लिख दिया। तो लोग क्या देखते हैं कि हाँ 1 करोड़ लोग खरीद चुके हैं और इतना हमारा ये ईंधन बचा रहा है, हमारा खर्चा बचाएगा, तो और भारतवर्ष को भरोसा। इस टाइप से वो लिखे ना शब्द, चमत्कारिक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि जो उपभोक्ता होता है उसको खरीदने के लिए उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। इनमें ऐसे वाक्य लिखे जाते हैं कि लोगों का मन इनको खरीदने का करता है। तो ये यहाँ पे प्रयोजन मूलक हिंदी होती है उसके विविध कार्य हो गए। ये एक आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गया। नेक्स्ट हम एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और देख लेते हैं इस वीडियो में। एक प्रश्न आता है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार के बारे में बताइए। भारत में हिंदी का प्रचार प्रसार कैसे हुआ उस पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर में लिख सकते हैं कि आधुनिक युग में हिंदी मुख्य रूप से एक जनसंपर्क भाषा व प्रयोजन या फिर उद्देश्यों की भाषा के रूप में उभरी थी। इस भाषा का व्यापक प्रचार के कारण देश में एक भाग से दूसरे भाग में लोग क्या आराम से संप्रेषण कर सकते थे, यानी एक दूसरे के साथ आसानी से बात कर सकते थे, संपर्क स्थापित कर सकते थे। यह विशेषता अन्य किसी भी भारतीय भाषा में नहीं दिखाई देती है। उस समय देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए थे। उन्होंने जैसे भारत आए ना तो उन्होंने हिंदी की इस विशेषता को देखा कि भाई ये भाषा जो इतनी सरल है कि इसे क्या हम जो लोग एक दूसरे की भाषा नहीं समझ सकते तो वो सीख सकते हैं ना। तो अगर वो इस हिंदी को सीख जाएंगे तो आराम से बात आपस में कर सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में देश के लोगों में देश प्रेम जगाना आवश्यक था, जिसके साधन के रूप में हिंदी भाषा एक अच्छा माध्यम थी। समस्त देश को एक साथ जोड़ने के लिए और लोगों को हिंदी से परिचित कराना आवश्यक था। अतः गांधी जी ने 1917 में मद्रास दक्षिण भारत हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की और उन्होंने क्या अपने पुत्र देवदास गांधी को दक्षिण अफ्रीका भेज दिया था हिंदी के प्रचार के लिए। इसके बाद कांग्रेस के अधिवेशनों व मंचों पर यह हमेशा ध्यान रखा जाता था कि हिंदी का ही प्रयोग हो, हिंदी भाषा का प्रयोग होता था। हिंदी राष्ट्रभाषा बने व देश के कोने कोने में हिंदी शिक्षण कार्यक्रम होने लगे। गुजरात विद्यापीठ और जो अहमदाबाद हिंदी विद्यापीठ, वर्धा हिंदुस्तानी प्रचार सभा मुंबई में, ये सारी की सारी हिंदी के प्रचार के लिए स्वैच्छिक संस्थाएं बन गई थी। अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी पढ़ना व पढ़ाना सरकारी विरोधी काम था। जब अंग्रेजों का हमारे ऊपर शासन था तो क्या वो अंग्रेज चाहते थे कि हमारी अंग्रेजी भाषा ही सब लोग पढ़ें या सुने, तो हिंदी कोई भी पढ़ाता था या सीखता था उसके ऊपर वो जुर्माना लगा देते थे। इसलिए उस टाइम जो शिक्षक थे ना, अध्यापक थे, वो डर के मारे के बिना आर्थिक लाभ के काम करना पड़ता था उनको। स्वैच्छिक संस्थाओं ने हिंदी का ज्ञान लोगों तक पहुंचाया और कुछ संस्थाओं ने
उच्च शिक्षा में भी हिंदी में अध्यापन की व्यवस्था करवा दी थी। आज भी कुछ स्वैच्छिक संस्थाएं हैं जो इस दिशा में काम कर रही हैं। अब इन संस्थाओं में परीक्षा जो होती है ना, उसके सरकार भी मान्यता देती है, और इन संस्थाओं में जो शिक्षा अर्जित करने वाले लोग हैं वो अध्यापक की नौकरी भी पा सकते हैं। इन संस्थाओं में शिक्षण प्रशिक्षण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। वह यहाँ इनमें प्रकाशन यानी कि साहित्य भी रचा जाता है, ताकि हमारी स्थानीय संस्कृति हिंदी भाषा द्वारा अन्य प्रदेशों में उपलब्ध करवाई जाए। स्वतंत्रता से पहले देश में व विश्वविद्यालयों में हिंदी के उच्च अध्ययन की सुविधा नहीं थी, लेकिन इसके बाद क्या, आधुनिक काल में विश्वविद्यालयों में अध्ययन के कारण हिंदी में शिक्षण व शोध को बल मिला है। आज हिंदी की शिक्षा देश के हर कोने कोने में मिल जाती है, और इसी वजह से जो देश में बहुत सारे ऐसे भी विद्वान रहे हैं जो अहिंदी थे, यानी कि उन्हें पहले हिंदी नहीं आती थी, लेकिन वे हिंदी के क्षेत्र में आगे बढ़े। उन्होंने इतना प्रख्यात साहित्य लिखा। वे प्रख्यात यानी कि वे प्रसिद्ध कवि व लेखक बने। विश्वविद्यालयों में शोध की संभावनाओं के बढ़ने के कारण अनेक अहिंदी भाषी छात्रों ने हिंदी में शोध किया, जो शोध ज़्यादातर तुलनात्मक साहित्य का अध्ययन था। अतः हिंदी में भाषा साहित्य आदि के ऊपर क्षेत्रीय महत्व के विषयों व तुलनात्मक संदेशों पर विपुल साहित्य तैयार हुआ था। हिंदी प्रचार प्रसार का एक अन्य प्रमुख साधन है हमारा जो फिल्में हो गई ना, फीचर फिल्म या सिनेमा, वो भी सिनेमा जगत भी एक हिंदी के प्रचार प्रसार का एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि भारत में शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहाँ पर हिंदी फिल्में प्रकाशित ना हो। और जो हिंदी गाने हैं वो भी हमारे देश के कोने कोने में सुने जाते हैं, इवन क्या विदेशों में भी सुने जाते हैं। हिंदी फिल्मी गानों का शौक भारत के बाहर भी है, जैसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल आदि पड़ोसी देशों में भी भारतीय फिल्मी गाने पसंद किए जाते हैं। अतः हिंदी फिल्मों के कारण भी लोगों में हिंदी भाषा को बल मिला है, बढ़ावा मिला है। हिंदी को आज जिस प्रकार की व्यापक स्वीकृति मिली है वह चमत्कारिक है, यानी कि इस तरह से हिंदी का प्रचार प्रसार काफ़ी हुआ है। ये हिंदी के प्रचार प्रसार के बारे में लिखा। तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट प्रश्न हो गए। बाकी कुछ प्रश्न मैंने जो करवा रखे हैं उनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें से आप उनके आंसर चेक कर सकते हो। मैंने पहले करवा रखे हैं। बचे हुए प्रश्न के उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।